स्टार्ट। ठीक है, तो आज से हम लोग अभी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। ठीक, हमारा जो लास्ट में बचा हुआ था 11th का। ठीक है, बाकी जो पीएनसी तक हम लोग मान के चल रहे हैं, पीएनसी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एक लेक्चर के लिए बचा था इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो वो मैं जैसी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो मैं क्लास में ही कवर करूँगा। अभी मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँ दैट इज बायनोमियल थ्योरम, और आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पीएनसी तक का होमवर्क कंप्लीट कर लेना और जो डाउट को डिस्कस कर लेना। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम में हम लोगों ने हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत छोटा सा, बहुत इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं है। तो देखो सिंपल हम लोग टॉपिक में आते हैं, बस ध्यान ये रखो कि सबको पढ़ाई करना है और इस सिनेरियो में, इस पैंडेमिक के दौरान हमें ध्यान रखना है अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से और अपने घर परिवार का। ठीक है, मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है। अभी तो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज बायनोमियल थ्योरम। ठीक है ना, तो बायनोमियल थ्योरम के लिए जैसा कि हम लोग को बहुत पहले से ही पता है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें बकवास नहीं करना हमें। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बात किया था तो उसकी डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, एक तो उस बेसिस पे बात किया था। दूसरा बेसिस पे बात किया था कि ये ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के केस में हम बात किए थे तो उसमें कैटेगराइज किए थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे, है ना, यदि किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है उसको मोनोमियल बोले थे, यदि दो टर्म है उसको बाइनोमियल बोले थे, तीन टर्म है उसको ट्राइनोमियल बोले थे, और देन सो ऑन, उसको फिर बाद हम पॉलिनोमियल यूज कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी बाइनोमियल का जो शाब्दिक, जो इसका वर्ड का मतलब है वो तो वही है। बाय मतलब दो और नियर मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं टर्म। ठीक है, तो इसका जो वर्ड का मतलब है तो वही है कि दो टर्म। यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे दो टर्म पे बात करते हैं, टू टर्म में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, टू टर्म। तो इसका बायनोमियल का मतलब तभी भी वही है, टर्म। अब आता है थ्योरम। थ्योरम क्या होता है? कई लोग तो बोलेंगे प्रमेय। ठीक है, गधे हिंदी में पूछा था, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि थ्योरम का मतलब क्या है। थ्योरम का मतलब है ऐसा है, सिंपल सी बात ये समझो कि मतलब एक ऐसा हो सकता है कि पहले से प्रूवन फैक्ट है जिसका हम लोग यूज करेंगे, है ना, या ऐसा हो सकता है कोई एक ऐसा फैक्ट होता है जो प्रूफ होता है ऑलरेडी, और उस फैक्ट का हम लोग जब जब हमें जरूरत पड़ती है तो उस फैक्ट का हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। दैट इज थ्योरम का मतलब हुआ। ठीक है, तो लेकिन अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम में मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि थोड़ा मोड़ा एनसीआर, एनपीआर ये सब की वैल्यू, ये सब का मतलब आप लोग को पता होगा। फैक्टोरियल नोटेशंस क्या होता है जो हम लोग पीएनसी में बहुत अच्छे से ऑलरेडी सीखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बायनोमियल थ्योरम से पहले एक वर्ड की, एक और वर्ड को हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोग बात करेंगे बायनोमियल, ठीक है, एक्सप्रेशन। ये क्या होता है पहले हम लोग इसको समझते हैं कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो यार, बायनोमियल एक्सप्रेशन से फिर वही बात, एक्सप्रेशन। देखो एक्सप्रेशन का मतलब सिंपल कोई भी ऐसे हम अलजेब्रिक कुछ ऐसे टर्म लिख दे, बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन लिख दे, कुछ भी अलजेब्रिक यदि इक्वेशन लिखी होती है एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब सुनिए यहाँ से बायनोमियल मतलब टू, बायनोमियल का मतलब टू। तो हम ऐसा बोले कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो डिसिमिलर टर्म, दो डिसिमिलर टर्म का मतलब क्या हुआ? दो डिसिमिलर टर्म मतलब हम ऐसा बोले कि अब वो डिसिमिलर टर्म ऐसे होते हैं जो कि प्लस या माइनस के साथ डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूं कि यार देखो मैंने एक लिखा x² + 1। देखो यहाँ पे दो टर्म मुझे दिख रहे हैं, एक तो x² वाला टर्म है, एक 1 वाला टर्म, फर्स्ट केस। दूसरा ये कि यदि मैं यहाँ पे 2x² + x, तो यहाँ पर ये दोनों एक ही है क्योंकि हम लोग जो डिसिमिलर की बात करें प्लस या माइनस के साथ, सबको पता है ऑलरेडी, बट ठीक है। ठीक है, आगे चलता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया कि देखो यार, जैसे कभी ऐसा कोई लिख देता है जबरदस्ती डराने के लिए 3x² 3x³ + 6x³ + x ऐसा प्लस ऐसा, ठीक, ऐसा लिख दिया। तो देखो ये कोई तीन टर्म नहीं लिख रहे हैं, मुझे बेसिकली दो ही टर्म, क्योंकि मुझे ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं। ये हो जाएगा कितना 8x³ + 2x, ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली ये भी टू एक्सप्रेशन लिखा हुआ है।
मतलब टू टर्म में एक्सप्रेशन लिखा हुआ। तो ऐसे हम वो सारे एक्सप्रेशन जो दो टर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है, उनको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, उससे मुझे मतलब नहीं है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन के केस में हम लोग ऐसा कुछ भी, कोई भी गंदा सा एक्सप्रेशन 1/2 ऐसा कुछ भी 1/5 कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह का एक्सप्रेशन, कोई भी गंदा सा एक्सप्रेशन जो लिखा होगा, ये सब कहलाता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद यार सिंपल सी बात है, यदि एक और वही बात है, यदि एक ही टर्म है तो उसको मोनोमियल होता है, वो यदि 3 टर्म है तो उसके बाद हम ट्राइनोमियल होता है, और उसके बाद हम लोग जनरली मल्टीनोमियल यूज कर लेते हैं कि मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन है। यदि 3 या 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं तो उसके लिए हम एक कॉमन टर्म या कह सकते हो यूज करते हैं, जैसे मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। ये सब मल्टीनोमियल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। लिखना चाहो लिख सकते हो कि इसमें एक्सप्रेशन में जो भी लिखना हो अंग्रेजी में लिख लेना, ठीक है। अब हमें बात क्या करना है यार, अब तो हमारे लिए जैसा कि ये बोल रहा है बाइनोमियल थ्योरम, तो इसको समझने का मतलब है कि जो थ्योरम है वो कोई दो टर्म में ही बनी होगी, उसी को हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है। दो टर्म की थ्योरम हमें सीखना है। तो आते हैं हम लोग, दो टर्म की थ्योरम क्या होती है, वो उसको हम कैसे करें। देखो सिंपल सी बात है, थ्योरम हम लोग जैसा कि सिंपल ऑब्जर्व करते हैं ना, तो कुछ फिनोमिना, कुछ सीरीज या कुछ सीक्वेंस को हम ऑब्जर्व करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसा कि हमें सब कुछ पता है ना। पता क्या है कि देखो, जैसे सपोज करो दो टर्म की हम बात करते हैं x + y। अभी हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं बाइनोमियल थ्योरम सब हेडिंग के अंदर, और हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे x + y, तो इसको की पावर में 1 है, तो ये सिंपल लिख जाएगा x + y। अगला स्टेप, यदि x + y का स्क्वायर है, ठीक है, तो जो हमें याद है ना, इसके लिए हम लोग बोलते हैं, सिंपल सी बात है x², ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा, कई लोगों को याद है x² + y² + 2xy, इसको मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूँ x² xy, और यहां से मुझे मिल गया y², ठीक है। अगला केस मैं याद लिखता हूँ x + y का होल क्यूब। सबको याद है x³ + y³ + 3xy + x ब्रैकेट के अंदर इनटू में x + y। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूं, देखो जरा ध्यान से, एक फॉर्मेट x³ + 3x² + 3xy² + y³, ऐसा लिखने की कोशिश करता हूं, जो कि इतना रटा हुआ है, ठीक है। तो यार सिंपल सी मतलब ये है, सिंपल सा मतलब ये है, देखो जरा ध्यान से, कि जब भी मैं 1 की बात किया x + y⁴ तो x + 1 सिंपल लिखा हुआ है, x + y का स्क्वायर लिखा, तो x²। देखो पैटर्न ऑब्जर्व करना है मुझे, ठीक है, उसके बेस पे मैं थ्योरम जनरलाइज करूंगा। तो पैटर्न क्या देख रहा हूं कि जो हर टर्म का जो मैक्सिमम पावर, हर टर्म का जो कहना चाहिए कंबाइंड जो डिग्री है, वो डिग्री हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ उस डिग्री के इक्वल है। दैट मींस इस टर्म की भी 2 है, इस टर्म की भी 2 है, और इस टर्म की भी 2 है, ठीक है। लेकिन दूसरा पैटर्न क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम पावर है इसकी, ठीक है। या मैं इसको ऐसा लिखूं कि देखो, इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं y की पावर में 0। तो देखो ऐसा होगा कि मैक्सिमम पावर पहले x को मिल गई और y को 0 मिला, उसके बाद अगले में x को एक कम हुआ और y को एक बढ़ गया, और अगले में फिर ऐसा हुआ कि y को दोनों मिल गया, x को 0 मिल गया, ठीक है। सेम प्रोसीजर हम लोग तीसरे वाले के लिए बात करते हैं। तो तीसरे वाले में क्या हुआ कि देखो x³ तो मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा x³ को मिला, उसके बाद इसमें से एक कम हुआ x में से और एक y को मिल गया, उसके बाद फिर अगला कम हुआ और एक दूसरा y को, फिर ऐसा हो गया। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि x + y की पावर 4, ये इसकी शक्ल कैसे बननी चाहिए, तो ये जो पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है बच्चों, ये पैटर्न मुझे ऐसा लग रहा है कि x की पावर में 4। अगला पैटर्न मुझे दिख रहा है कि इसमें से एक x कम होगा और एक इसको मिलने वाला है। अगला जो मुझे मिलने वाला है वो मिलने वाला है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, इसमें से कम होगा और इसको मिलने वाला है। अगला जो मुझे मिलने वाला है बच्चों, वो होगा x और y का क्यूब, और अगला जो मुझे मिलने वाला है वो मिलने वाला है y की पावर में 4, ठीक है।
तो जो मैं ऊपर से पैटर्न से ऑब्जर्व किया वो मैं एक्सप्रेशन को लिख दिया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इन कोफिशिएंट्स की। इन कोफिशिएंट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं और इनका क्या फंडा है, इन कोफिशिएंट्स की बात करेंगे। हमारी सारी की सारी लड़ाई इन्हीं कोफिशिएंट्स की है, और यदि ये कोफिशिएंट्स हम लोग फाइंड कर लिए तो हम लोग राजा हो गए। ठीक है, तो आओ अभी कोफिशिएंट्स का भी कुछ, अब जब इतना बढ़िया पैटर्न इनका बन रहा है तो कुछ इनका भी पैटर्न बन ही रहा होगा, तो इस पैटर्न को भी ऑब्जर्व करने की थोड़ा कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कैसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा मेरी भावनाओं की कदर करते रहना, है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे देखो यहाँ से, है ना, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जैसे पहली बात ये फर्स्ट टर्म तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया x प्लस वाई। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा के जो मान लो हम लोगों ने स्क्वायर लिखा, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि x प्लस वाई और x प्लस वाई, इसका दो बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो दो बार यदि मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यहां से आएगा ऐसा, यदि मैं बोलूं तो देखो एक्स वाई, और इसको मैं ऐसा लिखता हूं थोड़ी देर के लिए x प्लस वाई। तो जरा सोच के देखो, देखो इसको मैं लिखने का तरीका क्या लिख रहा हूं, है ना, एक फॉर्मेट में इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं x x x y y x, और इसको लिख रहा हूं y और y, ऐसा लिख रहा हूं एक पैटर्न। तो इसको हम लोगों ने बाद में क्या लिखा होगा, इसको हम लोगों ने लिखा होगा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स वाई और वाई एक्स। यदि इन दोनों को मैं लिखने की कोशिश करूं तो मैं डायरेक्ट हम लोगों ने 2xy लिख दिया था, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। देखो ये दोनों ही पैटर्न को ऑब्जर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके रखना, और अगला पैटर्न ये जो हमें रटा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूं, यदि मैं क्यूब की बात किया होता, ठीक है, मतलब ये कि इसमें स्क्वायर में एक और बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ऐसा मैं बोलता हूं कि x प्लस वाई। ठीक है, यदि मैं इसमें इसी टर्म में बात कर रहा हूं, देखो x x x y y x और y, इसमें यदि मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, ठीक है, सोचना जरा ध्यान से, तो मेरे पास बनने क्या वाला है, सबसे पहले इसका पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x x और x x x और y। ठीक है, उसके बाद x y और x, और उसके बाद x y और y, ऐसा फॉर्मेट बन रहा है। अगला जो फॉर्मेट मेरे पास बन रहा है वो बन रहा है y x और x, y का इसके साथ मल्टीप्लाई, उसके y x और y इसके साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद y y और x इसके साथ मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो हमारे पास बन रहा है दैट इज y। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आगे बात करूं इसको और एक लिखने की कोशिश करूं, तो देखो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x का क्यूब, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है x स्क्वायर y। ठीक है, ये टर्म को भी हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर y, ये टर्म को हम लोग लिख सकते हैं x y स्क्वायर, और ये टर्म को लिख सकते हैं x स्क्वायर y, और इस टर्म को लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर, और इस टर्म को लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर, और इस टर्म को लिख सकते हैं वाई क्यूब। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन वाली बात क्या है वो समझने वाली बात, देखो जरा ध्यान से, कि देखो सिंपल सी बात ये है कि जब मैं यहां पे बात किया तो देखो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, मतलब ये कि मेरे पास जो टर्म यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन टर्म की यदि बात करूं तो उस टर्म में को मैं जितने तरीके से ऐसा कह सकता हूं कि अरेंज कर सकता हूं वही उनका कोफिशिएंट है। दैट मींस ये कि यहां पे मेरे पास x और इनको अरेंज करने का तरीका क्या है, x एक ही तरीका है, तो जो x स्क्वायर बनने वाले इसका कोफिशिएंट 1 बना। यहां पे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, देखो x और y और y, मेरे पास जो ये वाला टर्म था इसको मैं दो तरीके से अरेंज किया, एक तो x और y और दूसरा y और x, इसका जो कोफिशिएंट बनने वाला है 2 बनने वाला है, और इसको एक ही तरीके से अरेंज किया तो इसका बनने वाला है कितना x y। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, देखो सेम पैटर्न में हम लोगों ने यहाँ बात की, हमारे पास कितने हैं, 3 हैं x x x। यदि मैं इनकी बात करूं तो इनको मैं कितने तरीके से कैसे भी अरेंज करूंगा, ये क्या होने वाले हैं, इधर उधर अरेंज करने में कोई आगे सिनेरियो चेंज नहीं होगा, तो
x3, इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 आता है, जो कि हमें ऑलरेडी रटा हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, तो देखो जरा ध्यान से कि इसको मैंने लिखा x² y और x² y, ठीक है। यदि मैं इसको लिखता हूं तो देखो ये 3 टर्म मिल गए, ये हमारे पास क्या देने वाले हैं 3x² y, ठीक है। और अगले तीन टर्म कौन कौन से, ये और ये तीनों टर्म क्या देने वाले हैं 3xy², और वो मुझे वहां से y³ मिलने वाला है, और यहां से ये x³ होने वाला है। तो जरा सोच के देखें कि देखो जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x² y, इस एक्सप्रेशन की यदि बात करूं तो इन तीन, मान लो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से x और y, इनको अरेंज करने का तरीका कितना 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो सेम है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या समझ पा रहा हूं कि देखो जो इसका कोफिशिएंट आने वाला है, इसका जो, तो इनको मैं x y, या फिर ऐसा करूं कि y बीच में आ जाए x y x, या फिर ऐसा करूं कि y पहले आ जाए, दैट मींस y x। तो जितने तरीके से इन नंबर को मैं अरेंज किया वही उसका कोफिशिएंट होने वाला है। आगे और फर्दर यहां पर भी वही सिनेरियो, देखो x y y, अब x जो है मान लो बीच में आ जाए y x y, या फिर x लास्ट में आ जाए, तो ये 3 तरीके से मैंने अरेंज कर पाया। इन एक्सप्रेशन का भी कोफिशिएंट कितने आने वाला है 3, और अगला जो आने वाला है वो आने वाला है y³, ठीक है। तो इस तरह से बात करूं तो मेरे को पैटर्न ये दिख रहा है बच्चों कि कभी भी ऐसी हम बात करें कि जब भी हम लोग इनकी जो कोफिशिएंट है ना, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उन वो जैसे नंबर जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ x y, तो इनको मैं जितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ वो उनका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। ये पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। दैट मींस कि यदि मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा, इसका तो हमेशा होने वाला है कितना 1। यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे क्या दिखने वाला है कि ये होने वाला है 1। यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो देखो इनको अरेंज करने के कितने हैं 4 है, ठीक है। तो अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल 3 सेम है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आओ बच्चों, देखो इसको अरेंज करने का तरीका क्या होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। उसके बाद यहां से आ जाओ, यहां से क्या होने वाला है 4 फैक्टोरियल अपॉन में यहां पे मिलेगा हमें 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 y सेम है, और यहां से आ जाएगा 1, इस पे मिलने वाला है हमें 1, एक ही तरीका मिलने वाला है, ठीक है। तो यार ये चीज बहुत अच्छा हमें लिखा हुआ है, ठीक है। और इस चीज को यदि मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब लिखने की कोशिश करूं तो देखो एक बहुत अच्छा फॉर्मेट में लिख सकता हूं इस चीज को लिख क्या सकता हूं, यदि मैं थोड़ा सा यहाँ बनाने की कोशिश करूं तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x प्लस वाई की पावर 4। अच्छे से बनाने के लिए 1 को मैं लिख सकता हूं कि आप लोग को दर्द ना हो, तो मैं लिख सकता हूं 4c0 x की पावर में 4। अगला टर्म देखो जरा ध्यान से, जैसा कि हम लोग को पता है ना, कई लोगों को नहीं पता, खैर वो तो मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकता। NCR होता है बच्चे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, ऐसा होता है। तो देखो जरा ध्यान से, ये जो लिखा हुआ 4 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल ये 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है 4c1, क्या लिख सकता हूँ 4c1 x³ और y, ठीक है। आगे इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ देखो 4c2, कई लोग को पता होगा क्यों लिख सकते हैं हम लोग, है ना, रिवीजन कर लेना, नहीं पता तो x² y²। अगला फिर वही लिखा हुआ 4c3, तो इसको तो ये मैं 4c1 भी लिख सकता हूँ और 4c3 भी लिख सकता हूँ। देखो क्योंकि कोई भी चीज हमको पता है कि NCR इक्वल टू होता है n, ऐसा कुछ NCR इक्वल होता है NCn माइनस r। तो यहां से मुझे ये पता लग रहा है कि यार देखो मैं लिख तो सकता हूं NC1, इसको भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे एक अच्छा पैटर्न देखिए, तो यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 3 भी तो यूज कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली कर सकता हूँ, तो मैं वही करूंगा, क्योंकि उसको लिखने से मेरे लिए थोड़ा सहूलियत हो रही है। और आगे इसको 1 को मैं 4c0 फिर लिख सकता
सकता हूँ, लेकिन 4 से 0 क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये भी 1 होता है और 4 से 4 लिखता तो भी 1 होता है। तो मेरे पास तो अच्छी बात ये है कि मैं इसको 4 से 4 लिखूं, क्योंकि मुझे पैटर्न दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न दिखना मुझे स्टार्ट हो गया, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो अब तो इसी तरह हर इंडेक्स को इसी तरह यदि कभी भी कोई भी इंडेक्स आ जाए जहां पर हम ये बोल रहे हैं कि ये जो अभी हम लोग बात अभी आगे हम और भी बात करेंगे कि अभी जो केस में हम बात कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसकी पावर है, जो यहाँ पर इंडेक्स है, वो एक नेचुरल नंबर की ओर चल रहा है। तो क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए एनसी डिफाइन होता है, एनसीआर नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है, इसलिए हम लोग इस तरह के पैटर्न को ऑब्जर्व करें। इसका मतलब ये हुआ कि इसको यदि मैं होल जनरलाइज करने की कोशिश करूं तो सिंपल सी बात क्या आने वाली है, देखो जरा ध्यान से, है ना, क्या आने वाला है कि यदि कल को ऐसा हो जाए कि x प्लस वाई की पावर 5 की बात आ जाए, तो क्या लिखना है मुझे, कुछ नहीं यार, 5c0 x की पावर में 5, सिंपल 5c0 x की पावर 5। अब देखो इससे एक पावर कम करते जाओ और y को देते चले जाओ, और यहाँ पर 5c1 x की पावर में 4 और y की पावर में 1, कितना इजी हो गया। 5c2 x यहाँ पे 1 कम करो 3 और यहाँ पे 2, उसके बाद 5c3 यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ 5c4x और यहाँ पे y की पावर 4 और 5c5 और y की पावर 5 और x की पावर में 0, पूरा का पूरा ये एक्सपेंशन बन जाएगा। तो अब हम इसको एज अ थ्योरम बना लेते हैं। थ्योरम मतलब इसको हम एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा फैक्ट बना लेते हैं जिसको जब भी हमें तो टर्म की एक्सपेंशन के लिए जरूरत पड़ेगी तो इसको हम हमेशा यूज कर लेंगे। मतलब इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। जनरलाइज करने का मतलब क्या होता है कि इस थ्योरम को आप लोग जनरलाइज कर दो। जनरलाइज में थोड़ा ऊपर अच्छे से लिख देता हूँ, तो देखो जरा ध्यान से, है ना। इसको यदि हम लोग जनरलाइज करें तो जनरलाइज क्या होता है, यहां से हमारे पास आ जाएगा ऐसा कि x प्लस वाई की पावर n को हम लोग जनरलाइज कर देंगे। कैसे करेंगे, सिंपल, हमारे पास आएगा nc0 x की पावर में n और y की पावर में 0, उसके बाद nc1 x की पावर में n-1 और y की पावर में 1, nc2 x की पावर में n-2 और y की पावर में 2, ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म आ जाएगा ncn x की पावर में 0 और y की पावर में n। इस तरह का पूरा एक एक्सपेंशन बन जाएगा। तो ये कहलाता है, ये होता है एक बाइनोमियल थ्योरम। थ्योरम मतलब अब जब भी कभी दो टर्म में n इंडेक्स के लिए ऐसा कभी एक्सपेंशन लिखने की जरूरत पड़े तो हम डायरेक्ट इस फंडे को यूज करेंगे। यही एक हो गया थ्योरम। थ्योरम मतलब क्या, एक फैक्ट जो हम हमेशा यूज कर सकते हैं, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए बार बार इसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको करते कैसे, ठीक है, ये होता है थ्योरम। ठीक है, अब देखो यदि इसको जनरल जैसा कोई समेशन के टर्म में लिखने की कोशिश करें तो लिख सकता है कि हम इसको ऐसा लिखे हों कि मान लो NCR x की पावर में n-r और y की पावर में r की वैल्यू 0 से लेकर r की वैल्यू n तक, ऐसा कोई यदि समेशन के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें तो इसी एक्सपेंशन को लिख सकता है। ठीक है, ये समेशन मतलब क्या, समेशन को लेकर तो सब प्लस के फॉर्मेट में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो यार दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट बात इसके लिए है ऑब्जर्वेशन का तरीका। अब एक बात और हम लोग ध्यान से देखें कि यहाँ पर सेम वही बात जो हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू 1 था तो यहाँ पे x प्लस वाई हमने लिखा था। यदि x प्लस ऐसा स्क्वायर था तो हम लोगों ने देखा था कि देखो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस यहाँ से y स्क्वायर लिखा था। x प्लस वाई क्यूब था तो हम लोगों ने ऐसा ही लिखा था इसको 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी y क्यूब। तो देखो ऑब्जर्वेशन यहाँ से ये है कि जितना ये अब हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि इस
होल एक्सप्रेस कुछ इंपॉर्टेंट बात है ना, इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमें ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट बातें मतलब ऐसे बातें, ठीक है, हमें कोई ध्यान रखनी क्या है, वो ध्यान से ये रखना है कि देखो जब भी हम लोग ऐसा लिख रहे हैं तो हमेशा ध्यान ये रख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स है किसी एक्सप्रेशन में, जितना इंडेक्स है उससे एक ज्यादा है। जैसे फर्स्ट वाले में यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने हैं 2, यहां पे कितने हैं 3, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4, क्योंकि इंडेक्स ये है, ठीक है, इस तरह से। तो यदि मैं इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो यदि n इंडेक्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n कितना है, कितना होगा n प्लस 1, कितना होगा n प्लस 1, है ना, ये ऐसा कुछ है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो जब भी हम लोग चल रहे हैं तो हम लोगों ने पहले शुरू से ऑब्जर्व किया है कि हर एक टर्म की जो डिग्री, कंबाइंड जो डिग्री है वो इसके टोटल इंडेक्स के बराबर है, तो टोटल इंडेक्स के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग ऐसी बात करें कि डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम एंड इक्वल टू n, ठीक है, ईच टर्म की जो डिग्री है वो सेम है और इक्वल है n की। अगली बात हम लोग कर रहे हैं क्या, अगली बात क्या करने जा रहे हैं, थर्ड बात नंबर थर्ड ये है बच्चों कि देखो जरा ध्यान से सुने यार, ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि डिग्री हो गई, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग इसमें अब क्या ध्यान से सुन सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n प्लस 1 होने वाली है, ठीक है, डिग्री ऑफ ईच टर्म इक्वल टू n हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बात नंबर तीसरी और इंपॉर्टेंट बात इस थ्योरम में, ये जो है बच्चे ये nc0, nc1, nc2, ncn, these are known as binomial coefficient। तो nc0, nc1, nc2, nc3, ठीक है, these are known as binomial coefficients, ये इनको हम कहते हैं क्या, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। देखो दो बातें हैं, एक तो आएगा कोएफिशिएंट और एक आएगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं दीज आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ऑल्दो इस केस में दोनों सेम है, बट अभी हम बात करेंगे कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ पे जो है ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट हम लोग इनको बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात और ये हम बात कर सकते हैं, जैसे देखो सिंपल सी बात है, जो ऑब्जर्वेशन वाली बात है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया था, ठीक है, हम लोगों ने क्या बात की थी कि देखो जो कोएफिशिएंट, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे मैं फर्स्ट की बात करूं और लास्ट की बात करूं तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है, उसमें यहां से एक गया और यहां से एक आया, तो इन दोनों का बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना है 3 3 3, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसा पता लग रहा है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड्स आर सेम, ठीक है, मतलब ये कि nc0 और ncn दोनों सेम बात है, क्योंकि इसको मैं भी nc0 लिख सकता हूं या इसको ncn लिख सकता हूं। nc1 और इसका जो अगला टर्म होने वाला था, इसका जो अगला टर्म होने वाला था, ये क्या होने वाला था, अगला टर्म, इसका अगला टर्म होने वाला था यहां से ncn-1,
एक्स एन की पावर ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ टर्म होने वाला था। तो इस केस की यदि मैं बात करूं तो ये टर्म और यहां से यदि बात करूं कि ये टर्म, ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है। तो मैं एक थर्ड और इंपॉर्टेंट बात ये लिखने वाला हूं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऐसा लिख लेते हैं, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड इज इक्वल, ठीक है। मतलब ये कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि NC0 इक्वल होगा NCn के, ऑब्वियस सी बात है। NC1 इक्वल होने वाला है NCn-1 के। ये ऑब्जर्वेशन हम लोग आगे पीछे से देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो कि हम लोग बार बार पीएनसी में ऐसी बातें बहुत बार किए हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। इन्हीं इंपॉर्टेंट बातों में अगली बात यह है कि जैसे सपोज करो, देखो यार ध्यान से, मान लो टोटल टर्म हो गए n+1। तो यदि कोई ऐसा बोले कि शुरू से, है ना, यदि कोई ऐसा बोले कि यार ऐसा बोले कि चलो ठीक है, इसको मैं बाद में बात करता हूँ, बस मैं आरक टर्म की बात कर रहा था, बट ठीक है ना। अब अगला टॉपिक करता हूँ, फिर इस पे आऊंगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक यदि बात करूँ, देखो इसको ऐसा लिखा नहीं देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला टॉपिक यदि इसी में हम लोग समझें तो उसको हेडिंग डालो जनरल टर्म। क्या बोलते हैं हम लोग? जनरल टर्म। पहले उसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली है क्या, है ना, उसको समझ लेते हैं पहले है क्या। दैट इज जनरल टर्म। ठीक है। अब बायनोमियल के अंदर जो इसका एक्सपेंशन है, इसमें एक जनरल टर्म की हम बात करते हैं। तो देखो जनरल टर्म हमसे कोई बोले, सिंपल बोले कि हमारे पास कोई है फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म क्या है? NC0, x की पावर n और y की पावर 0, ये फर्स्ट टर्म हो। सेकेंड टर्म बताओ, तो NC1। देखो फर्स्ट टर्म, यदि हमसे कोई जनरल बात करता है तो टर्म, है ना, तो मान लो हमसे कोई बात फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है? NC0, x की पावर n और y की पावर 0। कोई हमसे बोलता है सेकेंड टर्म बताओ, तो NC, सेकेंड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, तो NC1। ये देखो NC1 x की पावर n-1 और y। कोई हमसे पूछता है थर्ड टर्म बताओ, थर्ड टर्म यहाँ पे क्या होने वाली थी? ये थर्ड टर्म ये होने वाली है ना। थर्ड टर्म में कितना आएगा जरा देख के बताओ? NC2 x की पावर n-2 और y की 2। तो यहां से मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जब भी मेरे को कोई